रॉन्ग गाइड कर देते हैं कि आपकी स्टैंप लग गई है, आप एफआईआर करा दो, नया पासपोर्ट बनवा दो और आपका जो फ्रेश पासपोर्ट हो जाएगा, पिछला पासपोर्ट दिखाने की जरूरत नहीं है। ज्यादा जो एप्लीकेंट है ना वो कहते हैं जी हम दुबई तो ट्रैवल कर रहे हैं, स्टैंप लग गई हमारे पासपोर्ट पे, ई वीजा हमारे पास है नहीं है। क्या है कि सैलरी अकाउंट में सैलरी आ रही है लेकिन आपका मेन जो बैलेंस है वो आपके सेविंग अकाउंट में पड़ा है, तो आपको दोनों की स्टेटमेंट आपको लगानी है। हमारे पास ना एंट्रियां बहुत हैं भाई, 4-4 5-5 लाख रुपए की एंट्री है लेकिन अभी सिर्फ 5,000 रुपए अकाउंट में पड़ा हुआ है। काफी सारे लोग वहां पे जाकर के वापस नहीं आते हैं। तो एक वो बैकग्राउंड चेक करते हैं कि कौन सा पर्सन जो है वो एक जेन्युइन ट्रैवलर है, वहां जाकर के वापस आएगा कि नहीं आएगा। जो मल्टीपल एंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं लेकिन उसकी एलिजिबिलिटी बनती है कि अभी प्रोसेसिंग टाइम जो उनकी वेबसाइट पे शो कर रहा है जापान की, वो 5 वर्किंग डेज कर रहा है। वेलकम टू बैक माय चैनल, मेरा नाम है अमन। इस वीडियो में बात करेंगे जापान के टूरिस्ट एंड विजिटर वीज़ा के बारे में। और काफ़ी सारे अपना जो है ना एप्लीकेंट्स के डाउट रहते हैं रिगार्डिंग उनके डॉक्यूमेंट्स के और प्रोसेसिंग टाइम के बारे में, ई वीज़ा और स्टिकर वीज़ा के बारे में अपना उनके डाउट्स होते हैं। तो सारा कुछ जो है ना इस वीडियो में कवर करेंगे। क्या अपॉइंटमेंट्स का अपना सिनेरियो है, क्या क्या अपना प्रोसेस रहता है। वीडियो एंड तक जरूर देखना। वीडियो अच्छी लगे वीडियो लाइक कर देना, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो सबसे पहले बात करते हैं ई वीज़ा और स्टिकर वीज़ा के अंदर क्या फ़र्क है। अगर आप ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हो और आपको ये है कि आपने अपना स्टिकर वीज़ा अप्लाई नहीं करना क्योंकि आपके जो पेजेस हैं वो लिमिटेड रह गए हैं, तब आप ई वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको स्टिकर वीज़ा चाहिए तो आप स्टिकर वीज़ा के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। दोनों के लिए आपको जो है अपना पासपोर्ट सबमिट करना पड़ता है, आपके डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है, ई वीज़ा का जो प्रोसेस है आपको कुछ ऑनलाइन करना पड़ता है, उसके बाद फिर आपको वीएफएस ऑफिस जाकर के अपने डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करने पड़ते हैं। जब आप वीज़ा लेने जाते हैं तब आपको वहाँ पे स्टिकर वीज़ा के बदले आपको एक ई वीज़ा इशू होता है जो कि आप अपने ट्रैवलिंग के टाइम पे यूज़ कर सकते हैं। जो स्टिकर वीज़ा रहता है वो स्टिकर वीज़ा है कि आप जब अपने डॉक्यूमेंट के साथ में अपना पासपोर्ट सबमिट करते हैं और आपका वीज़ा जब इशू होके आता है तो उसके ऊपर आपका एक स्टिकर लग के आता है। उसमें आपको कोई भी अपना एडिशनली ई वीज़ा कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपका पूरा रिकॉर्ड रहता है आपके पासपोर्ट के ऊपर। ये फ़र्क रहता है दोनों। अभी जो जापान इशू कर रहा है वो सिंगल एंट्री वीज़ा ही है। अगर आपका जैसे अपना स्टिकर वीज़ा अप्लाई करते हैं तब भी सिंगल एंट्री वीज़ा मिल रहा है, और अगर आप ई वीज़ा करते हैं तब भी। एक बेनिफिट आपको स्टिकर वीज़ा में मिलता है, आप मल्टीपल एंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं लेकिन उसकी एलिजिबिलिटी बनती है कि अगर आप 2 या 2 से बार आप जापान ऑलरेडी ट्रैवल कर चुके हैं या आप अपना G7 कंट्रीज के अंदर ट्रैवल कर चुके हैं और साथ में आप जापान में भी ट्रैवल कर चुके हैं। उसके लिए आपको अपने कवर लेटर के ऊपर एक मेंशन करना पड़ता है कि आप मल्टीपल एंट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं और उसका एक रीजन देना पड़ता है कि आप मल्टीपल एंट्री वीजा क्यों चाहते हैं। अगर आप अपना जो है एक रिलेवेंट वहां पे एक रीजन दे देते हैं, जस्टिफाई हो जाता है कि आपको मल्टीपल एंट्री वीजा देना है, तो आपको 5 साल का जो है मल्टीपल एंट्री वीजा जो है एक ही बार में मिल जाता है। अब बात करते हैं प्रोसेसिंग टाइम की। जो अभी प्रोसेसिंग टाइम जो उनकी वेबसाइट पे शो कर रहा है जापान की, वो 5 वर्किंग डेज कर रहा है, लेकिन किसी किसी फाइलिंग पे 15 दिन भी लग जाते हैं, 1 महीना भी लग जाता है। किसी का बैकग्राउंड चेक होना है, किसी के डॉक्यूमेंटेशन बैकग्राउंड चेक होने हैं, क्योंकि अभी थोड़ा सा जापान स्ट्रिक्ट हुआ है इस अपना डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर, क्योंकि काफ़ी सारे लोग वहाँ पे जाकर के वापस नहीं आते हैं। तो एक वो बैकग्राउंड चेक करते हैं कि कौन सा पर्सन जो है वो एक जेन्युइन ट्रैवलर है, वहां जाकर के वापस आएगा कि नहीं आएगा। जो कि एक सभी अपना जितने भी अपना कंट्रीज हैं उनका एक ही अपना कंसर्न रहता है कि अगर वो कोई ट्रैवल इशू कर रहे हैं, कोई ट्रैवल वीजा अपना दे रहे हैं टूरिस्ट को, वो वापस आएगा कि नहीं आएगा अपनी होम कंट्री के अंदर या नहीं। इसमें जो डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, अगर कोई बिजनेसमैन है उसकी सिर्फ 3 मंथ्स की सेविंग अकाउंट स्टेटमेंट चाहिए होती है, करंट अकाउंट स्टेटमेंट नहीं चाहिए इसमें। लेकिन आपके जो बिजनेस के डॉक्यूमेंटेशन है वो हमें रिक्वायरमेंट रहती है, जैसे कि आप अपना उद्यम अधिकार लगा सकते हैं, आईएसओ सर्टिफिकेशन लगा सकते हैं, लेबर लाइसेंस का सर्टिफिकेशन लगा सकते हैं, या और कोई आपके पास अपना सर्टिफिकेशन है जो आपके बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है, वो आप अपना उसके अंदर आप लगा सकते हैं। ये तो हो गया आपके बिजनेस डॉक्यूमेंट। इसके अलावा आपको आधार कार्ड की कॉपी लगानी पड़ती है। 2 साल की आपकी आईटीआर हो गई, फॉर्म 26AS जो मिलता है आपको आईटीआर फाइल करने के बाद में, वो आप अपना लगा सकते हैं। इसके साथ में बैंक स्टेटमेंट आपकी सिग्नेचर और स्टैम्प्ड होनी चाहिए बैंक से, और आपका जो फंड है कम से कम 5 से 6 लाख रुपए मेंटेन होना चाहिए अगर आप सिंगल एज अ सोलो ट्रैवलिंग कर रहे हैं। तो अगर 4 से 5 लाख भी होता है तब भी वीजाज ग्रांट हो जाते हैं उस केस के अंदर, बट आपका वो मेंटेन होना चाहिए। कई अपना क्वेश्चन जो है ना मेरे पास आते हैं कि हमारे पास ना एंट्रियां बहुत हैं,
भाई 4-4 5-5 लाख रुपए की एंट्री है, लेकिन अभी सिर्फ 5,000 रुपये अकाउंट में पड़ा हुआ है। तो वो 5,000 रुपये आपका जो पड़ा हुआ है, आपकी वो स्टेटमेंट जो है वो आपकी वेल मेंटेन नहीं है। तो इस केस के अंदर जो है आपको अपना बैलेंस जो है वो मेंटेन करके रखना पड़ेगा। अगर आपके अकाउंट में 1-1.5 लाख रुपए है और आपके पास कोई पुरानी एफडीज वगैरह हैं, वो भी आप लगा सकते हो। अगर कोई स्टॉक मार्केट की आपके पास अपना कोई इन्वेस्टमेंट है, वो भी आप लगा सकते हो, जिसको आप इमीडिएटली आप सेल करके उस पैसे को यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना डॉक्यूमेंटेशन इसके अंदर आप लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके कोई ई वीज़ा हैं जो आपने पहले ट्रैवल किया हुआ है, ई वीज़ा आपको लगाने पड़ते हैं। अच्छा, एक मेरे पास क्वेश्चन बड़ा आता है, अगर जैसे कई एप्लीकेंट ना दुबई ट्रैवल किया होता है या आज से 3-4 साल पहले उन्होंने मलेशिया ट्रैवल किया, क्योंकि मलेशिया उस टाइम पे ई वीज़ा प्रोवाइड करता था। काफ़ी ज़्यादा जो एप्लीकेंट है ना, वो कहते हैं जी हम दुबई तो ट्रैवल कर रहे हैं, स्टैंप लग गई हमारे पासपोर्ट पे, ई वीज़ा हमारे पास है नहीं है। तो जो आपको ई वीज़ा प्रोवाइड कर रहा है वो आपको वीज़ा ही है। अब फॉर एग्जांपल आपके पासपोर्ट के ऊपर स्टिकर वीज़ा लगा हुआ है, आप आपने ट्रैवल किया है या नहीं किया, वो आप पेपर फाड़ नहीं देते हो निकाल के, उसमें से वो लगा रहता है, क्योंकि वो आपका एक रिकॉर्ड है कि आपको इस कंट्री ने वीज़ा इशू किया है। जो उसका वीज़ा नंबर है वो ये है। फॉर एग्जांपल आपको ऑस्ट्रेलिया वीज़ा जो है ई वीज़ा ग्रांट करता है। अब आप जब उसको अपना ट्रैवल किया है या नहीं किया, जब आप उसको रीअप्लाई कर रहे हो, आपके पास उसमें ऑप्शन आता है कि आप पुराना अपना वीज़ा नंबर डालिए। तो जब आपके पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं होगा, तो आप कैसे उसको अपना ट्रैक कर सकते हो कि आपका जो है वीज़ा नंबर क्या है। तो आपके पास जो जितने भी ई वीज़ाज़ हैं, चाहे आपके पास न्यूज़ीलैंड का है, चाहे आपके पास ऑस्ट्रेलिया का है, आपके पास दुबई का है, सिंगापुर का है, मलेशिया का है, जो भी आपने पास्ट में ट्रैवल किया है, ई वीज़ा की कॉपी लगानी है। लेकिन अगर आपके पासपोर्ट के ऊपर जो स्टिकर वीज़ाज़ लगे हुए हैं, उसकी फ़ोटोकॉपी लगाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई स्टैम्प की फ़ोटोकॉपी लगाने की ज़रूरत है। बट आपको एक फर्स्ट पेज और लास्ट पेज की जो है आपको कॉपी लगानी पड़ती है, कलर्ड कॉपी। इसके अलावा अगर आप जॉब करते हैं, एनओसी लेटर चाहिए एम्प्लॉयर की तरफ से कि आप अपना जापान घूमना जा रहे हैं और उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। इसके अलावा आपका डे वाइज ट्रैवल प्लान हो गया, आपका कवर लेटर हो गया कि आपका क्या बैकग्राउंड है, उस हिसाब से आप पूरा अपना कवर लेटर आप बनाएंगे। होटल बुकिंग्स आपको लगानी पड़ेंगी, फ्लाइट बुकिंग आप लगाएंगे इसके अंदर। वो फ्लाइट बुकिंग, डमी फ्लाइट बुकिंग इसके अंदर चल जाती है जापान के अंदर। इसके अलावा ट्रैवल इंश्योरेंस अभी कोई मैंडेटरी नहीं है। और अगर आप जब भी अपना जाते हैं तो इसके अंदर कोई भी अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं है वीएफएस की। अगर आप चंडीगढ़ में जा रहे हैं या आप दिल्ली में जा रहे हैं, आप डायरेक्ट जा सकते हैं मंडे टू फ्राइडे 9 बजे से लेकर 1:30 बजे के बीच में। इसके अलावा आपका एनओसी लेटर चाहिए होता है, ट्रैवल प्लान चाहिए होता है, कवर लेटर चाहिए होता है, जो कि हम अपनी तरफ से अपना पूरा आपको मैटर बना के देते हैं। ट्रैवल प्लान पूरा बना के देंगे, कवर लेटर बना के देंगे, एनओसी बना के देंगे। अगर आपके पास मैटर नहीं है तो वो आप अपना कंपनी के लेटर हेड पे करके एचआर से, अकाउंटेंट से, किसी से भी अपना जो वो आपके ऑथराइज सिग्नेटरी हैं वो उनसे आप करवा के आप अटैच करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप जॉब करते हैं तो आपका कंपनी का कोई आईडी कार्ड होगा, आईडी कार्ड आप लगा सकते हैं। 3 मंथ्स की आपको पे स्लिप लगानी है, फॉर्म 16 लगाना है। फॉर्म 16 ए और बी जो भी 2 पार्ट आपको मिलते हैं वो आपको उसके अंदर अपना अटैच करने हैं। और साथ में आपको फॉर्म 16 के साथ में आपको सैलरी स्लिप भी जरूर लगानी है। 3 मंथ्स की आप मिनिमम लगा सकते हैं, मैक्सिमम आप 6 मंथ की लगा सकते हैं। और जहाँ पे भी आपका सैलरी क्रेडिट होती है उसका अकाउंट आप लगाएंगे। प्लस अगर आपका फंड, जैसे कई बार होता क्या है कि सैलरी अकाउंट में सैलरी आ रही है लेकिन आपका मेन जो बैलेंस है वो आपके सेविंग अकाउंट में पड़ा है, तो आपको दोनों की स्टेटमेंट आपको लगानी है 3 मंथ्स की। तो ये सारे डॉक्यूमेंटेशन जो है रिक्वायरमेंट होते हैं। और क्वेश्चन मेरे पास जो आते हैं वो ये आते हैं कि जापान के अंदर हमारा अपना जैसे सिंगल एंट्री वीज़ा मिल जाता है और हम अपना किसी और कंट्री में ट्रैवल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। जब तक आपका वैलिड वीज़ा है, 3 मंथ्स का वैलिड वीज़ा होता है, उसके अंदर आपको अपना परमिशन दी जाती है कि जब भी आप उसको वीज़ा को आप यूज़ करते हैं तो 15 दिन के लिए या 20 दिन के लिए, जितने दिन के लिए आपका वीज़ा इशू हुआ है उतने दिन के लिए आप जो है ट्रैवल वहाँ पे जापान में कर सकते हैं। इसके अलावा 5 से 6 कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आप जापान के वैलिड वीज़ा के ऊपर भी ट्रैवल कर सकते हैं। अब कई मेक्सिको का क्वेश्चन पूछते हैं कि मेक्सिको जा सकते हैं कि नहीं है, बट मेक्सिको आप नहीं जा सकते सिंगल एंट्री वीज़ा पे। बट अगर आपके पास मल्टीपल एंट्री वीज़ा मिल जाता है तब आप मेक्सिको तक अपना जो है वीज़ा ऑन अराइवल लेकर के आप अपना जापान के वीज़ा को यूज़ कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट है आपके जापान के वीज़ा, जो टूरिस्ट या विजिटर वीज़ा अगर आप लगाते हैं। और अगर आप कोई भी एप्लीकेशन अपनी लगवाना चाह रहे हैं जापान के लिए तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। सारे डॉक्यूमेंट आपके जेन्युइन होने चाहिए, तभी आपकी फाइलिंग करेंगे। इसके अलावा प्रॉपर गाइडेंस के साथ में आपको मैं बताऊंगा कि भाई किस तरीके से हम फाइलिंग करेंगे। एक एक चीज़ ट्रांसपेरेंसी के साथ आगे फाइलिंग करेंगे।
आप ही अपना जो है डॉक्यूमेंटेशन सबमिट कराने जाएंगे वहाँ पे, और आप ही अपना वहाँ पे अपनी फीस पे करोगे। तो सारा ट्रांसपेरेंसी के साथ होता है। और वीज़ा भी जो है जो पासपोर्ट डिस्पैच होगा, या आप अपना वीएफएस ऑफिस से कलेक्ट कर सकते हो, या आप अपने घर का एड्रेस दे सकते हैं। कोरियर के 550 रुपीज एक्स्ट्रा लगते हैं। 1 से 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर आपके घर पे कोरियर डिस्पैच हो जाता है। एक मेन डाउट रहता है जापान टूरिस्ट वीजा के लिए। एप्लीकेंट कहते हैं कि अगर हमारा वीजा रिफ्यूज हो गया तो जापान जो है ना स्टैंप लगा के दे देता है, तो इससे हमारे पासपोर्ट की जो अपना वैल्यू है ना वो कम हो जाएगी। तो आपको मैं बता दूं कि जापान सिर्फ एक स्टैंप लगा करके देता है। अगर सपोज करो कि आपने अप्लाई किया है, या किसी एप्लीकेंट ने अप्लाई किया, उसका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, उसको स्टैंप लगा करके उन्होंने वापस कर दिया है जापान का वीज़ा, आप 6 महीने के बाद उसको री अप्लाई कर सकते हैं अपने जापान वीज़ा को दोबारा से। लेकिन अगर स्टैंप लगा के दे दिया तो इसका इम्पैक्ट ऐसा नहीं है कि आपको कभी वीज़ा नहीं मिल सकता। फॉर एग्जाम्पल, आपने ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा अप्लाई किया, ऑनलाइन प्रोसेस है, जिनका ऑस्ट्रेलिया का रिफ्यूज़ल हो गया, ऑस्ट्रेलिया ने कोई स्टैंप नहीं लगा के दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी और कंट्री से अपनी रिफ्यूज़ल को हाइड कर सकते हो। चाहे कनाडा है, चाहे अपना शेंगन है, किसी भी, अब जैसे कोई आप अप्लाई करते हैं कनाडा वीज़ा के लिए, या ऑस्ट्रेलिया वीज़ा के लिए, न्यूजीलैंड वीज़ा के लिए, अगर आपको एम्बेसी पूछ रही है कि आपका न्यूजीलैंड से या किसी और कंट्री से रिफ्यूज़ल है कि नहीं है, उन्होंने आपका पासपोर्ट नहीं देखा पूरा, ना उनको स्टैम्प का पता है, लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है वो करेक्ट दें। वीज़ा देना या ना देना वो वीज़ा ऑफिसर के हाथ में है। कई बार ऐसा भी होता है कि बिल्कुल आप बता देते हैं कि मेरा इस कंट्री से पिछला रिफ्यूज़ल है, तब भी वो आपका वीज़ा अप्रूव्ड कर देते हैं। तो इसको स्टैंप जो लगनी है वो नहीं लगनी, वो अपना उससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। ना आपको अगर स्टैंप लगा के जापान दे रहा है, ना इसका मतलब है कि जापान ने आपको बैन कर दिया है, आप जापान जा नहीं सकते हैं। ना इसका मतलब ये होता है कि आप दोबारा रीअप्लाई नहीं कर सकते। 6 मंथ के बाद आप कभी भी एप्लीकेशन आप अपना जापान के अंदर लगा सकते हैं। कनाडा के अंदर, यूएस के अंदर ऐसा होता है कि अगर आपका रिफ्यूज़ल है, आप जब मर्जी दोबारा कर सकते हैं अप्लाई, चाहे महीने बाद कर दो, 15 दिन बाद कर दो, 3 महीने बाद कर दो, कोई उसका बाउंडेशन नहीं होती। तो अगर किसी का भी अपना जापान का कोई रिफ्यूज़ल आया हुआ है तो वो इस चीज़ से ना घबराएं कि स्टैंप लग गई है तो हमारा वीज़ा की, अपना जो पासपोर्ट की वैल्यू है वो कम हो जाएगी। और काफ़ी सारे जो अपना कंसल्टेंट है ना, उनको रॉन्ग गाइड कर देते हैं कि आपकी स्टैंप लग गई है, आप एफआईआर करा दो, नया पासपोर्ट बनवा दो, और आपका जो फ्रेश पासपोर्ट हो जाएगा, पिछला पासपोर्ट दिखाने की जरूरत नहीं है। जब आप नया पासपोर्ट बनवाते हैं तो पुराने पासपोर्ट की डिटेल जो है आपके नए पासपोर्ट पे प्रिंट होके आती है। तो जब आपका वीज़ा ऑफिसर पासपोर्ट नंबर डालेगा, जैसे आधार कार्ड से सारी डिटेल पता चल जाती है, वैसे पासपोर्ट से आपकी सारी डिटेल पता चल जाती है कि आपने कहाँ-कहाँ पे ट्रैवल किया है, आपके पास अभी वैलिड वीज़ा कितने हैं जो आपने यूज़ नहीं किए हैं, वो सारी डिटेल आपका पता चल जाती है। कितने पासपोर्ट आपके इश्यूज़ हुए हैं, वो भी आपके पता चल जाते हैं। तो कोई भी अगर एफआईआर करवा रहा है कि भई मैं एफआईआर करवा दूँगा, नया पासपोर्ट बन जाएगा, तो उससे हमारी अपना जो चीज़ें हैं कुछ हाइड हो जाएँगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो चीज़ आपके रिकॉर्ड में है, वो है। तो आपको छुपाने का कोई अपना फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। तो आप एक होनेस्टी से अपना जो है एम्बेसी को बताओ कि आपका जो भी ट्रैवल अपना प्लान है, या जो आप कंट्री ट्रैवल कर चुके हो, या कहीं से आपका रिफ्यूज़ल है, वो क्लियरली आप बता दो। जो अपना क्लियरली अपना बता देते हैं, उनके वीज़ाज़ वगैरह भी आ जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि उनका वीज़ा हमेशा रिफ्यूज़ ही होते रहेंगे। तो ये वाला जो मेन कंसर्न था, इसका मैंने आपको अपना आंसर कर दिया है, क्योंकि इसके रिगार्डिंग मेरे पास काफ़ी सारे कॉल्स आते हैं और यही डाउट रहता है कि अब हम क्या करें, कि अब हमारा स्टैंप लग गई है, या वो ये कहते हैं कि हमारा पिछला किसी कंट्री से रिफ्यूज़ल है, या अपना कोई और इश्यू है उनके साथ में, डॉक्यूमेंट के साथ में। तो डॉक्यूमेंट जब आपके क्लियर होंगे तभी आपका लगाने का फ़ायदा है फाइलिंग का, क्योंकि अगर कोई आप फ़ॉल्स डॉक्यूमेंटेशन लगाते हैं तो फिर आपका बैन होने के चांसेस हैं। तो अगर एक कंट्री से आपका अगर कोई बैन लगाते हैं, फिर आप उस कंट्री में दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते जब तक आपका बैन हट ना जाए। अगर कोई भी एप्लीकेंट अपनी कोई फाइल डिस्कस करना चाह रहा है जापान वीज़ा के लिए, कनाडा के लिए, यूएस के लिए, तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर जो है वो स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा, तो आप उस नंबर पे मेरे से कॉन्टैक्ट करके अपनी फाइल जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। और जो भी चेकलिस्ट होगी वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, उस चेकलिस्ट के ही अकॉर्डिंगली हम आगे अपना आपकी फाइल जो है वो प्रोसेस करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो लाइक कर देना, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट।